अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा आप लोगों के? खैरियत से हैं? हम अपनी लास्ट क्लास में कर रहे थे फ्रेगमेंट्स, मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंट्स की मास स्पेक्ट्रोमीटर वाली बात। मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में ये बताया बेटा कि अगर आ, एक हैलोजन हो तो दो मॉलिक्यूलर पीक्स होती हैं। अगर दो हैलोजन हो तो तीन मॉलिक्यूलर पीक्स होती हैं। एक हैलोजन कौन सा हो कैसे पता चलता है? जो दो मॉलिक्यूलर पीक्स हैं एम और M+2, आ, उनका जो रेशो होता है हाइट का, वो एग्जैक्टली वैसा ही होता है जैसे परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स का होता है उनके। दो होंगे तो प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। दो क्लोरीन हो तो 9:6:1, और अगर दो ब्रोमीन हो बेटा तो 1:2:1 के होता है। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा। ठीक है, मैं आज थोड़ा सा आगे चल के आज आज आपसे कुछ पास्ट पेपर्स वगैरह भी डिस्कस करूंगा, उसके क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहूँगा आज। ठीक है, बस इसको पहले वाइंड अप करता हूँ। दो छोटी छोटी बातें पहले सुन लें बेटा। देखें, कुछ कॉमन पीक्स होती हैं जिन्हें आपको समझ लेना चाहिए। जैसे सही है, मैं आपको एग्जांपल दूं। जैसे बेटा हाइड्रो कार्बन्स होते हैं ना, हाइड्रोकार्बन, इनमें कुछ कॉमन पीक्स होती हैं हाइड्रोकार्बन्स में। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा मिथाइल, अगर कोई लॉन्ग चेन वाला है तो ये आपको 15 पे मिलती है। ठीक है, अगर आपके दिमाग में ये होंगी तो क्वेश्चन को अप्रोच करना ज़रा इजी हो जाता है। इसी तरह बेटा इथाइल है, C2H5, 29 पे होगी। और 29 + 40, 33। इसी तरह अगर C3H7 हो प्रोपाइल तो 43 एंड सो ऑन। अक्सर ना हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आपको ये कॉमन पीक्स मिलती हैं, तो अगर आपके दिमाग में होंगी ये बातें तो आप जल्दी फटाफट चीज़ों को पिक कर लेते हैं। इसी तरीके से बेटा जैसे एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं, ठीक है, फॉर कार्बोनाइल जिसे आप कहते हैं। जैसे बेटा कार्बोनाइल होते हैं ना, कार्बोनाइल के अंदर कुछ कॉमन पीक्स आपको मिलती हैं। फॉर एग्जांपल वो आपसे कह रहा है कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोनाइल है, यानी उसमें एल्डिहाइड और कीटोन है। तो एक्चुअली कार्बोनाइल के अंदर आपको C डबल बॉन्ड O, यानी इस कार्बोनाइल ग्रुप की पीक मिलती है। ठीक है, CO, ये कॉमन पीक्स हैं, ज़रूरी नहीं है बट मिल जाती हैं आपको। तो आपके दिमाग में बहुत आसानी हो जाएगी जब आप किसी स्पेक्ट्रम को सॉल्व करेंगे। ये 28 पे होता है। इसी तरह एल्डिहाइड बेटा CHO जिसे आप कहते हैं, ठीक है, ये 29 पे होता है कार्बोनाइल के अंदर। CHO 29 पे। इसी तरह अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है, फॉर एग्जाम्पल कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आपको अक्सर कॉमन पीक मिलती है उसके कार्बोक्सिलेट की, COOH पॉजिटिव। ये जो ग्रुप होता है ना COOH, और इसका मास होता है 45, तो ये आपको मास ओवर चार्ज रेशो में 45 पे मिलती है। तो ये कुछ कॉमन पीक्स हैं आप जिनको अपने दिमाग में रखने से बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो कॉमन पीक्स याद रखिएगा कुछ। एक चीज़ आपको और बताऊं, ये मैं आपको पहली बात बताई, एक बात आपको और बताता हूँ। नंबर ऑफ कार्बन एटम निकालने का तरीका आपसे अक्सर क्वेश्चंस के अंदर बोलता है कि आप कोई कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी और आपको बोलेगा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालो। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालने का फॉर्मूला याद रखिएगा, ये याद रखना है आपने, गिवन नहीं होगा। ठीक है, ये होता है M/M+1 इज इक्वल टू 100/1.1 n। अब आप इसे रीअरेंज कर दें तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू M+1 इंटू 100 अपॉन
m इंटू 1.1। यहाँ पे जो n है ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालने का तरीका है, ठीक है। मतलब इसमें कितने कार्बन है आप इससे निकाल सकते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है कि सर ये m और m+1 क्या है। देखो बेटा, कार्बन के केस में क्योंकि दोनों आइसोटोप में 12 और 13 में एक यूनिट का फर्क होता है, तो अगर कार्बन के आइसोटोप चेंज कर रहा होगा बेटा तो डेफिनेटली वहाँ पे m और m+1 पीक की अबंडेंसेस गिवन नहीं होंगी। तो ये जो m और m+1 है बेटा, ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे m क्या चीज़ है, रिलेटिव और परसेंटेज अबंडेंस, दोनों में से कुछ भी हो सकती है, ठीक है। m इसी तरह m+1 क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर पीक +1, ये होगी अगेन रिलेटिव और परसेंटेज अबंडेंस, ठीक है। तो आपको खुद बता रहा होगा मॉलिक्यूलर आयन पीक ये है और मॉलिक्यूलर आयन +1 पीक ये है, उसकी परसेंटेज अबंडेंस, उसकी रिलेटिव अबंडेंस ये है, सब गिवन होता है, ठीक है। तो इस जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, परसेंटेज अबंडेंसेस, ठीक है, या फिर रिलेटिव अबंडेंस लिखते हैं, ठीक है। तो कार्बन के केस में आप m और m+1 यूज़ करते हैं, याद है ना, क्योंकि कार्बन के यूनिट्स में किस चीज़ का फ़र्क होता है आपको याद होगा बेटा, मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपको बताया था। अगर कार्बन चेंज हो रहा होगा देखो, ठीक है, एक यूनिट का फ़र्क होता है, इसीलिए एक पीक को m पीक कहते हैं और एक को कहते हैं m+1। तो जहाँ आइसोटोप्स में दो यूनिट्स का फ़र्क होगा उनकी मॉलिक्यूलर पीक्स में m और m+2 होता है, जहाँ पे एक यूनिट का फ़र्क होता है वहाँ m और m+1 होता है, ठीक है। तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। एक आखिरी बात, उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, लास्ट बात। कभी भी ग्राफ समझ ना आ रहा, आपको स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, आप परेशान हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा फ्रेगमेंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक छोटी सी टेक्निक है वो यूज़ किया करो, लॉस्ट फ्रेगमेंट टेक्निक। बहुत आसान सा लॉस फ्रेगमेंट टेक्निक होती है, जब आपको कुछ ना समझ आ रहा, कोई चीज़ दिमाग नहीं आ सम आप बोल रहे यार नहीं समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो रहा है, ये वो क्या रहा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे CH3, CH2, CH2 और O के साथ H, ठीक है। तो मैंने एक स्पेक्ट्रम आपको दिया, ठीक है बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल, ओके, मैंने ये लिखा, अच्छा मैंने ये लिखा, एक मैंने ये लिखा, एक मैंने ये लिखा और एक मैंने, अब देखिएगा, ठीक है, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ तो मुझे यकीन है बात, यहाँ पे वही अबंडेंस या रिलेटिव अबंडेंस, ठीक है बेटा। मैं इसकी वैल्यू दे रहा हूँ, सपोज करो ये है 15 मास ओवर चार्ज वैल्यू, ठीक है बेटा। ये है 29, ये है 43 और ये है, एक मिनट, 43 प्लस 17, ठीक है, ये 60 है बेटा और ये 61 है, ठीक है। चले, अब वो मुझे कहता है इस आपको ये कंपाउंड दे दिया गया है, आप इस ग्राफ को समझिए और बताइए कौन सी पीक किस फ्रैगमेंट को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो ज़रा समझिएगा। अच्छा, यहाँ पे चूंकि वैसे तो ज़रूरत नहीं है, बट समझाने के लिए कि लॉस फ्रेगमेंट टेक्निक होती क्या है वो समझिएगा। देखो, आप सबसे पहले द हैवीएस्ट पीक चेक करें, 60 है, तो आपने इसे बोला दिस इज योर एम पीक, गौर से देखिएगा, एम पीक हो गई। 60 के बाद मॉलिक्यूलर पीक के बाद कितने यूनिट्स हैवियर पीक नजर आ रही है, एक यूनिट। तो अगर ये m है तो आप इसे क्या कहोगे, m+1,
दैट्स इट, हो गई। अब आप देखिएगा, ये आपकी बेस पीक हो गई। लुक एट हियर, ये हो गई आपकी बेस पीक। गौर से देखिएगा, बात समझ में आ जाएगी। आपका फॉर्मूला है C3H8 और O, यही है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एम पीक तो आपको समझ में आ रही, मॉलिक्यूलर पीक क्या होगी आपकी। अगर अब वो आपसे पूछता है मॉलिक्यूलर पीक का फॉर्मूला बताओ, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने कहा C3H8O पॉजिटिव, ठीक है। जाहिर बात है इसमें जो कार्बन है वो क्या होगा, वो 12 वाला होगा, एक कार्बन 12 वाला होगा, और ये एक कार्बन ज़्यादा है तो आपने इसको बोला C3H8O पॉजिटिव। इसमें एक कार्बन 12 की जगह कौन सा होगा, 13, एक ज़्यादा होगा, ठीक है। एक वक्त में सिर्फ एक आइसोटोप को चेंज करता है, तो आसान है, आप देख भी सकते हैं, समझ में भी आ सकता है। ये तो हो गई बात ख़त्म। अब सवाल ये है कि लेट सपोज मुझे समझ नहीं आ रहा कि 43 वाली पीक किसे रिप्रेजेंट कर रही है, तो मैं लॉस फ्रेगमेंट टेक्निक यूज़ कर सकता हूँ। कैसे, इस मॉलिक्यूलर आयन की पीक में से इसको सब्ट्रैक्ट करके, फॉर एग्जांपल इसका टोटल मास कितना है। जाहिर बात है जो एम पीक होगी वो मॉलिक्यूलर मास ही होगा ना, एम पीक का मतलब मॉलिक्यूलर पीक, मॉलिक्यूलर पीक का मतलब मॉलिक्यूलर मास। तो ये हो गया 43 प्लस 17, तो 60 हो गया। अब देखिए बेटा, 60 है ना, तो आपने कहा 60 माइनस 43, आपने इसका लॉस चेक किया, कितना लॉस हो रहा है 60 से लेकर के 43 तक, लॉस कितना हो रहा है, तो आपने कहा 60 माइनस 43 इज 17। अब आप चेक करें, इसका मास है 60, इसमें से 17 का लॉस हो रहा है, लॉस। सोचिए 17 मास इस पूरे मॉलिक्यूल में किसका हो सकता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, इसका मतलब ये हुआ इस पूरे मॉलिक्यूल में से एक ओ एच का लॉस हुआ होगा। तो बेटा आप इसमें से एक ओ एच हटा दें, जैसे C3H8O में से एक ओ एच हटा दें, तो पता है आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा सी आपके पास बचेगा C3H7 बेटा। कितना आसान है। दोबारा देखिए, अब अगर सपोज करो मुझे 29 नहीं समझ में आ रहा, तो मैं मॉलिक्यूलर पीक से भी लॉस फ्रेगमेंट से कर सकता हूँ और इसके एडजेसेंट वाले से भी कर सकता हूँ। बहुत आसान है। कैसे, फॉर एग्जांपल 43 है ना, मैं चेक करता हूँ इन दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है, यानी इस C3H7 में से क्या चीज़ लॉस हुई। तो मैं क्या करूँगा, मैंने कहा 43 माइनस 29, आंसर क्या आएगा, 14। अब सोचो इस पूरे मॉलिक्यूल में 14 मास किस चीज़ का है, 14 मास CH2 का। इसका मतलब ये हुआ इसमें से एक और CH2 हटा होगा, तो बेटा इसमें से CH2 हटाओ, C एक और H2 हटाओ, तो ये क्या बचेगा, C2H। देख रहे हैं आप, आ जाए इसमें चेक कीजिए लॉस कितना है। हालांकि अभी तो खैर वैसे ही समझ में आ रहा है, लेकिन मैं आपको जस्ट इस बात को समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लॉस फ्रेगमेंट टेक्निक। तो आप चेक करें इनमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 14 का। यानी आप C2H5 में से 14 का मास और हटा दें। 14 मास किसका होता है, CH2 का। इसमें से एक और CH2 हटाएं, क्या बचेगा आपके पास, CH3 प्लस। तो अब मैंने आपको एक नसीहत की, क्या नसीहत की, जब आप खुदा न खास्ता किसी स्पेक्ट्रम में फंस जाएं, आपको पीक नहीं समझ आ रही हो कि यार ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो आप लॉस्ट फ्रेगमेंट टेक्निक यूज कीजिए। मैं बच्चों को हमेशा ये बोलता हूँ, जब फंस जाओ, जब आप सुकून से सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है लॉस फ्रेगमेंट टेक्निक यूज़ करने की, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ बेटा, आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में हमारे पास होने चाहिए मास स्पेक्ट्रम, ये रहा, इसे मैं वहीं ले जाता हूँ, कैसा, ओके ठेर बेटा, या आसानी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है।
मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, ठीक है, ताकि आपको मेरी बातें, जो कुछ मैंने आपको बताया वो समझ में आ जाए। देखिएगा, द मास स्पेक्ट्रम ऑफ सी शोज मॉलिक्यूलर आयन पीक। अब देखो, मॉलिक्यूलर आयन पीक का मतलब हो गया मॉलिक्यूलर मास। याद रखिएगा, जब भी मॉलिक्यूलर आयन पीक दे रहा है इसका मतलब है मॉलिक्यूलर मास दे रहा है, ठीक है, क्योंकि वो पूरे मॉलिक्यूल की पीक है ना। और चार्ज हमेशा क्या है, +1। दिस पीक हैज़ रिलेटिव इंटेंसिटी। देखो, रिलेटिव इंटेंसिटी आपको दे दी, ठीक है, मॉलिक्यूलर आयन पीक यानी कि एम पीक। और रिलेटिव इंटेंसिटी कितनी दी हुई है, 48.7। द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ M+1 पीक कितनी दी हुई है, 2.7। शो दैट दिस इंफॉर्मेशन कंसिस्टेंट विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला सी। फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, दैट्स इट। तो कार्बन एटम निकाल लेने, सही है। तो ये किसी क्वेश्चन का एक पार्ट है, तो वो जो फॉर्मूला होगा उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन जितने होंगे इसमें उतने ही आने चाहिए। तो निकाल लेते हैं कैसे, देखिए बेटा, आपने कहा m/m+1 इज इक्वल टू 100/1.1 n। तो आप n निकाल लें बस। n इज इक्वल टू m+1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय m इंटू 1.1। तो बेटा आपने n निकाला। M+1 की इंटेंसिटी कितनी दी हुई है, 2.7 बेटा, इंटू 100 डिवाइडेड बाय m कितनी दी हुई है बेटा, 48.7। रिलेटिव इंटेंसिटी हो, परसेंटेज अबंडेंस हो, रिलेटिव अबंडेंस हो, कुछ भी दिया हो, सब सब m और m+1 में लिखते हैं, ठीक है। 48.7 बोला मैंने, 48.7 और इंटू 1.1। जब मैं आपके सामने कैलकुलेट करूँगा बेटा, ये हो जाएगा 2.7 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 48.7 डिवाइडेड बाय 1.1। ये मेरे पास आ गया 5.04, ठीक है। तो बेटा 5.04 का मतलब हो गया 5। इसका मतलब वो जो उसने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया होगा पिछले पार्ट में, उसमें कार्बन कितने होंगे, 5। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बेटा। कंपाउंड टी इज अ सिंपल ऑर्गेनोफॉस्फेट, ठीक है। एक फॉस्फोरस है, 4 ऑक्सीजन है और 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। और से देखिए, आर स्टैंड्स फॉर अल्काइल, इसने लिख दिया यहाँ पे अल्काइल ग्रुप, ठीक है। नहीं लिखा होता तो भी आपको पता होना चाहिए, मीथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। द मास स्पेक्ट्रम ऑफ टी शोज मॉलिक्यूलर आयन पीक 182। याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर आयन पीक का मतलब मॉलिक्यूलर मास, ये मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। कितना दे दिया, 180। दिस पीक हैज ए रिलेटिव इंटेंसिटी 12.7, यानी एम पीक की इंटेंसिटी दे दी 12.7। द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ M+1 पीक इज 0.84। डिड्यूस द नंबर ऑफ कार्बन एटम, हैंस सजेस्ट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। एज्यूम दैट फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन अ सिंगल आइसोटोप। यानी सब कुछ सेम है, सिर्फ वही चेंज हो रहा है, कार्बन चेंज हो रहा है, ठीक है। शो योर वर्किंग। देखो, पहले छोटा सा बैकग्राउंड समझ लो। इसमें 4 ऑक्सीजन है और एक फॉस्फोरस है, ठीक है। और जो टोटल बाकी साथ में आर दिया हुआ है, हमें नहीं मालूम, आर को मैं एक्स कह रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, सही है। वो हम निकालेंगे तो आएगा, अभी अभी हमें नहीं मालूम। पर उसका टोटल मास कितना दिया हुआ है उसने, 182। तो अगर हम 182 में से ये वाला मास निकाल लें तो हमारे पास अल्काइल का मास आ जाएगा, लेकिन पहले उसके लिए शर्त ये है कि हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो। निकाल लेते हैं। कार्बन एटम कैसे निकाल सकते हैं, आपके पास एम पी की अबंडेंस दी हुई है, आपके पास M+1 की भी अबंडेंस दी हुई है। तो बेटा n बराबर हो जाएगा वही ऊपर वाला फार्मूला, ये जो फार्मूला मैंने यूज़ किया है, सही है, ये इसको मैं वापस यूज़ कर रहा हूँ उधर नीचे, सही है, ये अभी मैंने ऊपर किया था। तो n इज इक्वल टू M+1 इंटू 100 और नीचे m इंटू 1.1। तो बेटा n निकाल लो, M+1 आपको दिया हुआ है 0.84, ये रहा बेटा, ठीक है, 0.84 इंटू 100 दिया हुआ है डिवाइडेड बाय m कितना दिया हुआ है, ये रहा बेटा 12.7, ठीक है। तो आपने कहा 12.7 इंटू 1.1। मैं आपके सामने करता हूँ, लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है। ये हो गया बेटा 0.84 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 12.7,
डिवाइडेड बाय 1.1, ये आ गया मेरे पास 6.012, 6.012। तो बेटा 6.012 का मतलब हो गया 6 बेटा, ये हो गया बेटा 6, यानी नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6। अब आप एक बात बताएं, इसमें 3 अल्काइल ग्रुप हैं, ठीक है, और उनका क्या है? 6 का, इसका मतलब है हर तरफ दो दो कार्बन है, दो, दो और दो, दैट्स इट। सही है, कॉमन सेंस। अल्काइल है तो इसका मतलब है इथाइल 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 ना, आपको टोटल 6 कार्बन करने हैं। सही है, और यहाँ पे कितने हैं? 3 अल्काइल ग्रुप है, तो हर अल्काइल ग्रुप के अंदर 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाला अल्काइल को क्या बोलते हैं? इथाइल। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, मेरा ख्याल है, हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ, कोई बात नहीं, सोचने में क्या है, गलत सोचो, ये लो, ठीक है। अच्छा, हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ, मैं सही कैसे सोचूंगा? अगर इसका मास यही आ जाए 182, इसका मतलब है मैं सही सोच रहा हूँ। निकाल लेते हैं, ज़रा गौर से देखिएगा भाई। पहले तो आप PO4 इसका मास निकाल लें, PO4 का मास कितना, ठीक है। अच्छी देखिएगा, फॉस्फोरस 31 होता है, प्लस ऑक्सीजन 16 होता है, तो 16 × 4, ये आ गया 95। PO4 का मास है, PO4 का मास है बेटा 95। अब आप 182 माइनस 95 करें तो आपके पास इथाइल का मास आ जाना चाहिए, तो मैंने कहा -182, 87 बेटा, ठीक है। मैंने कहा हो सकता है मैं गलत हूं, अब मैं कंफर्म कर लेता हूं। चेक करें क्या 3 इथाइल का मास 87 है, चेक करें। C2H5 का मास होता है 29, तो बेटा 29 × 3 करो। मैं करता हूँ, 29 × 3, ये आ गया 87, 87। चेक करें आप, यानी कि 3 इथाइल लगे हुए हैं। तो मैं सही था ना जब उसने बोला 6 कार्बन और उसने कह दिया कि अल्काइल है, तो बेटा दो 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 डिवाइड कर दो, तो इथाइल 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 हो गया, बिल्कुल एग्जैक्ट वही आ गया। 87 प्लस, वापस 87 करो, 87, 87 प्लस 95 करो, अगेन क्या आंसर आ जाएगा? 182 मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो गए? 6। अब वो निकाल लो, 2 2 4, ये हो गया C6, 5 5 5 15, H15 और O4 और P, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया और वो कार्बन आ गए, दैट्स इट। आगे देखिएगा क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, कहता है X इज अ प्रोडक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन CHClF2 रिएक्ट विद Br2, ठीक है। देर इज ओनली वन नेचुरली अकरिंग आइसोटोप ऑफ फ्लोरीन, ओके। इस कंपाउंड में उसने फ्लोरीन को फिक्स कर दिया, ओके। इसका मतलब है उसने क्लोरीन और ब्रोमीन को फिक्स नहीं किया हुआ, ठीक है, कोई इशू नहीं। द मास स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स शो मॉलिक्यूलर आयन पीक 164, 166, 168। इसका मतलब ये हुआ दिस वन इज एम पीक, सो दिस वन इज M+2, so this one is M+4। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम सुनिए यहाँ पे। प्रॉब्लम क्या है? जैसे इसने मुझे एक काम किया हुआ है, सब दिया हुआ है, इसने जो फॉर्मूला दिया हुआ है, इस फॉर्मूला को गौर से देखिए। मैं इसे ज़रा आसानी से लिख दूँ आपको ताकि समझ में आ जाए। CF2 फिक्स्ड है, इसको तो उसने खुद ही कह दिया मत छेड़ो, ठीक है। Cl और Br है। अब आप गौर से देखें उससे तुम्हारे साथ ट्रिक क्या चली। अगर दो हेलोजन हो तो 3 मॉलिक्यूलर पीक बनती है, M+2 M+4। बट चालाकी उसने ये की है कि दोनों हेलोजन सेम नहीं दिए, अलग अलग दे दिए। आपको मैंने कहा था बेटा कि आपको 3 आइसोटोप्स घर से याद करके जाने, वो आपको केविन नहीं देता। कौन सा? क्लोरीन, ब्रोमीन और कार्बन।
क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं 35 37, ब्रोमीन के दो आइसोटोप होते हैं 79 81। उनका परसेंटेज अबंडेंस क्लोरीन का 3:1 और ब्रोमीन का 1:1। तो इसका मतलब ये हुआ वो जो M+2 M+4 पीक देगा उसमें उसने एक हेलोजन की जगह दोनों हेलोजन मिक्स कर दिए। कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम। एक उसने हमें दे दिया। अब वो हमें कह रहा है द मास स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स शो मॉलिक्यूलर आयन पीक दिस कंप्लीट द टेबल 3.2 शो ऑल मॉलिक्यूलर आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच पीक। सो इजी। देखो मेरी बात सुनो, क्लोरीन 37 दिया हुआ है इसने और ब्रोमीन 81 दिया हुआ है। अच्छा, 168 और 164 चार का फर्क है। इसका मतलब है दोनों को कम कर दिया उसने, यानी 4 यूनिट्स कम करने हैं ना। तो ये देखें मैं कर देता हूँ CF2Cl, इसे कर देता हूँ 35। 2 यूनिट कम हो गए क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है ना, एक ही हेलोजन है उसके पास, उसने एक ही एक हेलोजन दिया। मैं दोनों देता तो मैं फिर दोनों 35 करता, उसने मुझे एक ही दे दिया। कोई बात नहीं, तुम चालाक हो तो क्या हुआ, क्या हुआ जो तू गोरा है, हम भी काले हैं, कैसा बेटा। 81 से क्या हो जाएगा 79। अब देखो 4 यूनिट्स कम हो गए, 37 से 35 कर दिया, 81 से 79 कर दिया, 2 यूनिट कम कर दिए। तो ये तुम्हारी कौन सी पीक बन गई, M वाली पीक। अब आ रहे हैं M+2 पे। ये हो गई M+2 वाली और ये उसने खुद से दी हुई M+। अब M+2 में दो प्रोबेबिलिटी है। क्लोरीन के आइसोटोप में भी 2 यूनिट का फर्क है, ब्रोमीन के आइसोटोप में भी 2 यूनिट का फर्क है। तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल CF2Cl Br, इसे कर देता हूँ 37, इसे 79 रहने देता हूँ। एंड एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है इसमें, कैसे, क्लोरीन को 35 रहने दूँ, ब्रोमीन को 2 यूनिट बढ़ा दूँ, क्योंकि ये 2 यूनिट्स का फर्क आ रहा है ना सिर्फ, तो किसी एक को बढ़ा सकता हूँ। तो दोनों लिखने पड़ेंगे बेटा। थोड़ी सी बदतमीजी की है तुम्हारे एग्जामिनर ने, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इस बदतमीजी को आप हैंडल नहीं कर सकते। आप ब्रोमीन को बढ़ा दो थोड़ा सा, 81, 2 यूनिट बढ़ा दो, हो गया काम आपका ख़त्म। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसने चालाकी क्या की है, M+2 M+4 में उसने एक ही हेलोजन को 2 दफ़ा देने के बजाय दो अलग अलग हेलोजन को एक एक दफ़ा दे दिया। समझ में आ रही बात। तो करता है कभी कभी चालाकियाँ, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट अच्छा हो तो समझ में आ जाएगा। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ गैलियम आर इज 69.723। ठीक है, द रिलेटिव आइसोटोपिक मास ऑफ गैलियम एंड दिस आर दिस सही है। गैलियम 69 का मास दिया हुआ है और 71 का भी मास दिया हुआ है। यूजिंग दिस परसेंटेज अबंडेंस ऑफ गैलियम 69। अच्छा, ये मॉलिक्यूलर आयन पीक वाला सवाल नहीं है, ये वो है सिंपल आइसोटोपिक मास वाला। एक बात रिवाइज कर देता हूं बस, ताकि आप इसको खुद से सॉल्व कर लें। बस एक बात याद रखिएगा बेटा, कि जब भी आप परसेंटेज अबंडेंस निकालते हैं या रिलेटिव अबंडेंस निकालते हैं, तो याद रखिएगा आइसोटोपिक मासेस को मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेजेस से। बस ये याद रखिएगा, ज़िंदगी में सुकून। अब देखें फॉर एग्जांपल, इसने मुझे दिया हुआ है 69 का, जो इसने मुझे ये जो 69 वाला दिया हुआ है इसने, उसको देखिएगा बेटा। इसने मुझे दिया हुआ है 69 के लिए 68.926। इसका मुझसे परसेंटेज अबंडेंस पूछ रहा है ना, 69 का ही पूछ रहा है, यस। तो मैं इसे कर देता हूँ x प्लस, दूसरा देखिएगा मासिस को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मास नंबर को मत मल्टीप्लाई कर देना। 70.925 इंटू 100 माइनस x, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ रिलेटिव मास, 69.723। आई होप आप इसे खुद से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इसका आंसर आपको बता दूं, क्या आंसर है इसका, एक मिनट, ये आप खुद कीजिएगा प्लीज। ठीक है, तो 68.926 एक्स किस लिए किया, एक्स पूछ रहा है, प्लस 70.925 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 100 इंटू टोटल रिलेटिव मास दिया हुआ है उसने बेटा। तो अगर इसका मैं आंसर चेक करूं तो 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 आंसर कहाँ लिखा है इसका, लेट मी वेट करना बेटा, मैं इसका आंसर देखना। मैंने अनफॉर्चुनेटली इसके आंसर्स नहीं लिखे हुए।
सेल फोन में चेक करूं। अच्छा सही सही, ये आ गया बेटा, ये लिखा हुआ है इन्होंने। अब 60.13 बेटा, 60.13 इसका आंसर है 60.13%। तो आई होप ये आप खुद करेंगे। मैं आपको मॉलिक्यूलर आयन फ्रेगमेंट की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना, तो ये जो आइसोटोप्स वाले सवाल हैं बेटा, ये आप खुद से कीजिए। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, अ सैंपल ऑफ मैग्नीशियम कंटेन थ्री आइसोटोप्स 25, 26 एंड अगेन वही सवाल आ गया दोबारा। ओके, अब मैं आपको सिर्फ थोड़ा हिंट देता हूँ और बाकी आप करेंगे खुद, ठीक है। तो वो कह रहा है द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ थ्री आइसोटोप्स इज शोन इन टेबल 1.1, ठीक है। द रिलेटिव एटॉमिक मास ए आर इज कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द एवरेज मासेस ऑफ आइसोटोप एलिमेंट यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। वो आपसे कह रहा है डिफाइन द यूनिफाइड एटॉमिक मास, यूनिफाइड एटॉमिक मास का जिसका मास आप कार्बन 12 से कंपेयर करें, तो मास ऑफ एन एटम बेटा वही रिलेटिव मास की डेफिनेशन पूछ रहा है। मास ऑफ एन एटम कंपेयर्ड विद 1/12th पार्ट ऑफ कार्बन 612 बेटा। आंसर कैलकुलेट द मास ऑफ एक्स, ये पूछ रहा है आपसे, रिलेटिव मास पूछ रहा है, ठीक है। यूज द डेटा वन दिस मैग्नीशियम का, अच्छा मैग्नीशियम का रिलेटिव मास दिया है 24.31, कैन शो योर वर्किंग। अच्छा देखो, इसने सारे 2 डेसिमल प्लेस तक दिए हैं, तो आंसर भी 2 डेसिमल प्लेस तक देना, ठीक है। मैं सिर्फ आपको वो बता देता हूँ, बाकी आप खुद कर लें बेटा। देखो परसेंटेज अबंडेंस भी दी हुई है और मासेस भी दिए हुए हैं, ठीक है। और एक की आपसे मास पूछ रहा है, परसेंटेज अबंडेंस दिया हुआ, तो मैं सबसे पहले कर लेता हूँ 25.98 मल्टीप्लाई बाय 11.01 प्लस 24.99 इंटू 10 प्लस, अब इसे कह देता हूँ x इंटू 78.99 डिवाइडेड बाय, अबे यार क्या टेढ़ी मेढ़ी लाइनें आ रही हैं। अच्छा मुझे लग रहा है ये ऐसा ही है, चलो दफ़ा करो। मैं ऐसे यूं कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 24.31। आपको x निकालना है। मैं आपको x का आंसर बता देता हूँ बेटा, जल्दी से, मेरे पास सेल फोन में अभी तो निकाला था ये। ठीक है, ये आ रहा है 23.9, ठीक है। 23.99 आप खुद से करेंगे इसको, ठीक है। मैंने ये आप पे छोड़ा। मैं असल में मैंने क्या कहा, मैं आपको प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूँ मॉलिक्यूलर आयन, तो वो वर्कशीट में साथ में वो सवाल भी आ रहे हैं, तो वो आपको मैं, वो तो जाहिर बात है पहले आपने किए हैं, मैं आइसोटोप्स वाले, इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी हो जाए हमारी। क्या बोलता है, Z इज अ मॉलिक्यूल विच कंटेन्स द एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओनली, Z कंटेन ओनली अल्कीन एंड कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, सही है, उसमें अल्कीन है और कार्बो। टेबल 6.2 शो परसेंटेज बाय मास ऑफ द ईच एलिमेंट इन द प्रेजेंट, ठीक है। यूज द डेटा 6.2 डेमोन्स्ट्रेट दैट एम्पिरिकल फार्मूला इज CHO। सो सिंपल बेटा, इंपीरिकल फार्मूला निकालने के लिए कार्बन की परसेंटेज आपको दी हुई है 41.38, हाइड्रोजन की परसेंटेज दी हुई है 3.45, ऑक्सीजन की परसेंटेज दी हुई है 55.17, डिवाइडेड का 12 से, ये 1 होगा, ये 16 होगा, 3.45 हो जाएगा। इन दोनों को मैं कर लेता हूँ फटाफट। बेटा ये है 41.38 डिवाइडेड बाय 12, ये आ रहा है बेटा 3.448, 3.448 यानी 3.45। नेक्स्ट नीचे देखिएगा 55.17 डिवाइडेड बाय 16 बेटा 3.448, खुद से कीजिएगा आप भी, ठीक है। तो 3.45 आ गया, तो बेटा 1:1:1 आ गया CHO, यानी सबको अगर सेम से डिवाइड करूंगा 3.45, 3.45, 3.45, तो 1 1 1 आ जाएगा, यानी इंपीरिकल फार्मूला CHO आ रहा है, वो खुद कह रहा है, ठीक है। ओके, आगे चलें, क्या बोलता है। अब आया ना काम की चीज़, कह रहा है फिगर 6.1 शो द मास स्पेक्ट्रम ऑफ Z, ठीक है। डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ Z, एक्सप्लेन योर आंसर बाय रेफरिंग द मॉलिक्यूलर आयन पीक एंड दिस चलें देखें कितना। इंपीरिकल फार्मूला आपके पास है CHO, वो आपसे पूछ रहा है
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। तो बेटा आपको याद होगा इम्पीरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। बिल्कुल आपको याद होना चाहिए n किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन इम्पीरिकल फॉर्मूला मास। इम्पीरिकल फॉर्मूला मास तो आ जाएगा, सवाल ये है मॉलिक्यूलर मास का है। बेटा ग्राफ से आएगा ना, चेक करें, ये देखिएगा, ये आपको उसने दे दी है एम पीक, हैवीएस्ट पीक, याद है? चेक करें 117 क्या है, एक यूनिट ज्यादा है तो आप इसे कहेंगे ये हो गई m प्लस 1 पीक। और आपको मैं बार बार कह रहा हूं एम पीक का मतलब होगा मॉलिक्यूलर मास पीक, यानी मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है, 116 बेटा, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। तो आपके पास मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा, 116 डिवाइडेड बाय इम्पीरिकल फार्मूला मास निकाल लो, 12 प्लस 1 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 12 29, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 29 करो, आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। बेटा मैं आपके सामने करता हूँ, 116 डिवाइडेड बाय 29, 4, यस 4। सो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा, निकाल लो, CHO इंटू 4, तो C4H4O4, ठीक है। आगे देखिएगा, यूज फिगर 6.1 टू सजेस्ट द फॉर्मूला ऑफ द फ्रैगमेंट्स विद द मॉलिक्यूलर आयन पीक 45 एंड 71। सो सिंपल। अच्छा वैसे तो बहुत आसान है, कार्बोक्सिलिक है, 45 है तो COOH होता है, ये आपको भी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था। यहाँ पे ना एक काम करते हैं, चलें बेहतरीन चीज़ बताता हूँ यहाँ। अच्छा हमारे पास आ गया, सपोज करो मुझे नहीं मालूम 71 क्या है, तो जहाँ फंस जाओ वहाँ क्या यूज़ करो, लॉस्ट फ्रेगमेंट टेक्निक। याद रखना उसने कहा है इसमें अल्कीन है और इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, दो चीज़ें, ठीक है। चल ज़रा 116 में से 71 का लॉस चेक करते हैं, सही है, 116 माइनस 71। अच्छा है ना, एक सवाल आ गया लॉस फ्रेगमेंट टेक्निक का, आपको बात समझ में आ जाएगी। 116 माइनस 71, 45। अब सोचो, एक मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, ओके, और उसमें से लॉस हो रहा है 45 का, तो बताओ किस चीज़ का लॉस हो रहा होगा, 45 किस चीज़ का मास होता है, COOH का मास होता है। अब आप सोचो कितना आसान हो गया। इसमें से अगर आपको ये निकालना है तो आप जैसे कैसे निकालेंगे, आपने कहा C4H4O4 माइनस COOH, क्या बनेगा फॉर्मूला देखो, C3H3O2, C3H3O2 हो जाएगा। कैसा, तो आपका जो 71 वाला है वो हो जाएगा C3H3O2, जबकि ये 1 मंथ ये क्या था बेटा, C4H4O4। कैसा आ गया, 71 आ गया मेरे पास, C3H3O2। अब आते हैं ये मैंने वैसे ही मैंने, ताकि आप बात समझ में आ जाए, 45 को पहचानते हैं। वैसे तो 45 कार्बोक्सिलिक, वो खुद कह रहा है 45 है कार्बोक्सिलिक, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कुछ करने की। 45 वाला क्या होगा बेटा, COOH। कॉमन पीक्स होती है ना। सजेस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द जेड यूजिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। देखो देखो 4 ऑक्सीजन है ना, 4 ऑक्सीजन का मतलब ये हो गया कि 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे, ठीक है। कैसे, क्योंकि एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कितने ओ ओ डबल ओ होते हैं, दो होते हैं, तो 4 O का मतलब हो गया 2 कार्बोक्सिलिक हैं। टोटल कार्बन कितने हैं, 4, तो मैंने क्या किया, 1 2 3 4 OOH बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया, तो ये अल्कीन भी हो गया और कार्बोक्सिलिक भी हो गया।
अच्छा, अब मैंने सही बनाया है या नहीं मॉलिक्यूलर फार्मूला से चेक कर लेते हैं। भाई कितने कार्बन हैं? चार। हाइड्रोजन गिनो कितने हैं? चार। ऑक्सीजन गिनो कितने हैं? चार। वही चीज़ आ गई, दैट्स इट। तो कंफर्मेशन कर लिया करो, सो सिंपल। तो लॉस फ्रेगमेंट टेक्निक वाली बात समझ में आ गई, कितना आसान है। तो अगर आप लॉस फ्रेगमेंट टेक्निक यूज़ करेंगे ना, तो अगर कभी फंस जाए, यूजुअली लोग फंसते नहीं है, लेकिन अगर कभी किसी पीक में फंस जाओ तो फिर लॉस फ्रेगमेंट टेक्निक यूज़ किया करो। क्वेश्चन नंबर 7 पे आता हूँ। Compound S and T react to form organic compound U which has a single functional group। ठीक है, एक ही फंक्शनल ग्रुप है U के अंदर, ठीक है। अच्छा, वाटर, इसमें से वाटर रिमूव हो रहा है, ओके। टेबल 4.2 शो सम डेटा फ्रॉम द मास स्पेक्ट्रम ऑफ U। ओके, M और M+1 दे दिया। यूज द डेटा फ्रॉम टेबल 4.2 शो दैट U कंटेन 7 कार्बन एटम। यानी कंफर्म्ड है कि 7 है, बट आप प्रूफ करें कि 7 है। ओके, तो चलो कर लेते हैं। नहीं, बल्कि इसमें तो कंफर्मेशन नहीं हो सकती, देख के नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। एम की आपको रिलेटिव अबंडेंस दी हुई है और M+1 की दी हुई है, तो बेटा M/M+1 इज इक्वल टू 100/1.1 n हो जाएगा। तो n हो जाएगा M+1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय m इंटू 1.1। तो बेटा n निकाल लेता हूँ। M+1 दिया हुआ है 0.55 इंटू 100 डिवाइडेड बाय m कितना दिया हुआ है 7.2 इंटू 1.1। मैं आपके सामने कैलकुलेट कर देता हूँ, देखिएगा बेटा ये क्या आ रहा है। 0.55 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 7.2 डिवाइडेड बाय 1.1, मेरे पास आ गया 6.94। 6.944। तो बेटा मैं इसे क्या ले लेता हूँ, 7। तो हो गया प्रूफ। ठीक है, कि मैं सही बोल रहा हूँ। आगे देखिएगा, खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखिए। कंपाउंड W हैज द मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O। ये फार्मूला थोड़ा मिस प्रिंट लग रहा है मुझे, इसको ऐसे लिखना चाहिए था, C4H10O, ठीक है। आगे देखें क्या बोलता है। इट कंटेन्स ओनली वन फंक्शनल ग्रुप, सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। टेबल 5.1 shows द टू पीक्स विद ग्रेटेस्ट मास ओवर चार्ज वैल्यू। देखो, ग्रेटेस्ट का मतलब क्या हो गया, एम पीक। याद है, सबसे जो हैवीएस्ट पीक होती है, ये एम पीक बोल रहा है आपको बेसिकली। मास स्पेक्ट्रम डब्ल्यू दे दिया, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ एक्स ऑफ द पीक ऑफ मास ओवर चार्ज वैल्यू 75 यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस। पहले एक बात को गौर से सुनिए। 74 और 75 दिया हुआ है और वो कह रहा है ये मॉलिक्यूलर पीक्स हैं। हैवीएस्ट पीक का मतलब मॉलिक्यूलर है, तो बेटा ऑब्वियस बात है ना, ये एम पीक है। तो बेटा एक यूनिट का फर्क है, तो ये M+1 हो गई। आपसे अबंडेंस पूछ रहा है M+1 की, सिंपल, ठीक है। एक M हो गई, एक M+। देखो, ग्रेटेस्ट का मतलब मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर दो दी हुई है, 74 75, इसका मतलब एक कार्बन 12 13 वाली बात हो गई। सही है, अगर हेलोजन होते तो दो यूनिट्स का फर्क होता, तो सिंपल हो गया बात। आपने क्या कहा, गौर से देखिए। M/M+1 इज इक्वल टू 100/1.1 n हो गया बेटा। तो आपको n तो पता है, n ऐसे पता है कि C4 है, ठीक है। तो आपने निकालना क्या है, बेसिकली M+1 ये निकालना है आपने, ठीक है। बाकी तो आपको दिया हुआ है और ये आपको इसकी अबंडेंस दी हुई है नहीं m की। तो मैं निकाल लेता हूँ, इसको ज़रा थोड़ा रीअरेंज करूँ मैं। तो ये हो जाएगा M+1 इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाऊँ, ये हो जाएगा m इंटू 1.1 इंटू n। 100 नीचे आ जाएगा। देखो, मैंने थोड़ा रीअरेंज कर दिया इसको, ठीक है। आपको m कितना दिया हुआ है, m 50 दिया हुआ है। आपने लिखा 50 इंटू 1.1 इंटू n इज नंबर ऑफ कार्बन। कितने कार्बन है बेटा, 4। डिवाइड कर दे 100 से, तेरे पास अबंडेंस आ जाएगी M+1 वाली। 50 इंटू 1.1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया 2.2% बेटा, 2.2%।
2.2। अच्छा रिलेटिव है तो परसेंटेज मत लिखो, 2.2 लिख दो, दैट्स इट, आंसर आ गया। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी, सो सिंपल था। अभी आगे भी चल रहा है, माय गॉड। क्या है क्वेश्चन नंबर, इसी का पार्ट 2 है, ठीक है। C4H10O, सही है। द मास स्पेक्ट्रम ऑफ W ऑल्सो शोज पीक्स एट मास ओवर चार्ज वैल्यू 29 और 59 पे, ठीक है। सजेस्ट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दीज फ्रैगमेंट्स। अच्छा वैसे ऊपर जो फॉर्मूला उसने दिया हुआ है वो दिया हुआ है C4H10O। तो देखो बेटा, आपको याद होगा, इफ द हाइड्रोकार्बन चेन फॉलोज अल्केन विद वन ऑक्सीजन, वन, द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स आर अल्कोहल एंड ईथर। तो वो कह रहा है एक फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका मतलब है अल्कोहल हो सकता है या ईथर हो सकता है, तो वो कुछ भी हो सकता है। अब 29 तो हमें ऑब्वियस लग रहा है ना, पता भी चल रहा है कि क्या है। देखो टोटल मास कितना है, 74, ठीक है। तो 74 माइनस 59, मैं इसको लॉस फ्रेगमेंट टेक्निक से लिखता हूँ, ठीक है। मैंने कहा 74 माइनस 59, 15 आ रहा है। अब आप सोचो 15 मास किसका होता है, ठीक है। 74 इसका टोटल मास है, ठीक है। मैंने उसमें से क्या कर लिया, 59 को निकालने के लिए लॉस फ्रेगमेंट टेक्निक यूज की, 15 माइनस किया, तो 15 मास किस चीज़ का होता है, CH3 का। इसमें से CH3 हटा दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो एक कार्बन हटाओ, 3 हाइड्रोजन हटाओ, तो ये हो जाएगा C3H7O। 29 ऑब्वियसली किस हाइड्रोकार्बन का होता है, तो उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, ना लॉस फ्रेगमेंट टेक्निक यूज़ करनी है, कॉमन पीक होती है हाइड्रोकार्बन ईथाइल की। 15 वाला मीथाइल, 29 वाला ईथाइल, ये कॉमन हाइड्रोकार्बन्स की पीक है, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, आसानी से समझ में आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे आके ख़त्म हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, कहता है लैक्टोन्स आर साइक्लिक एस्टर्स, ओके। अननोन लैक्टोज क्यू इज एनालाइज यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है। आगे बोलता है टेबल 5.2 शोज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मास स्पेक्ट्रम। आपको एम पीक दी हुई है और आपको M+1 दी हुई है, ठीक है। यूज द डेटा, डिड्यूस द स्ट्रक्चर। तो पहले कार्बन निकाल लें इससे जल्दी से। N बराबर होगा नंबर ऑफ कार्बन निकालने के लिए बेटा, ये होगा M+1 इंटू 100/M×1.1, ठीक है। पहले N निकाल लेता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए उस साइक्लिक एस्टर में कार्बन कितने। M+1 की आपको अबंडेंस दी हुई है 3.15 इंटू 100, सही है। नीचे आ गया M दिया हुआ है 95.5 इंटू 1.1। पहले अगर कार्बन आ जाएंगे तो मैं आराम से इसको सॉल्व कर सकता हूँ, लुक एट हियर। मैंने कहा 3.15 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 95.5 divided by 1.1, 2.9998, 2.998, मतलब बेटा कार्बन आ गए 3। इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, 3। अब 3 कार्बन का साइक्लिक एस्टर बनाना है, तो कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं किसी चीज़ की। ये लें बेटा, ये देखें, CO O, 3 कार्बन बनाने ना, 2 3, ये देखो साइक्लिक एस्टर भी हो गया और वो भी हो गया, और ये CH2 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। C डबल बॉन्ड O, CH2, ये O, ये CH2 दिस, ठीक है। अच्छा अब सवाल ये है कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत, वो मॉलिक्यूलर मास से कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका मॉलिक्यूलर मास 72 आ रहा है MP वाला, इसका मतलब है सही है। तो ज़रा देखते हैं बेटा क्या हो रहा है, देखें। कार्बन कितने हैं, 3, हाइड्रोजन कितने आ गए, 2, सही है ना, नहीं नहीं 4, और ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, 2। तो C3O2 ठीक है। मैं इसका अगर इसका मास 72 है तो मैंने बिल्कुल सही किया, नहीं है तो मैंने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दिया।
मैं मुझसे भी गड़बड़ हो जाती है भाई, कोई बात नहीं, तो कंफर्म कर लिया करते हैं ना। 12 × 3 +4 +16 × 2 इज 72। आई एम राइट। आई होप बेटा मेरी डिस्कशन से आपको फायदा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी डिस्कशन लेक्चर में आपसे वापस मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा बेटा। दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, बाय बाय।